हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज मैं भावना जुनेजा फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने 4 मार्क्स फॉर श्योर सीरीज का केमिस्ट्री डेली डोज 6 राइट। अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस जो 5 एपिसोड्स करे हैं उसमें हमने मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री को डील किया है, लिक्विड सोल्यूशन, गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, इस तरीके की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सारे क्वेश्चंस को हमने डील किया है। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड वेल अवेटेड टॉपिक है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का हम लोग आज बात करने वाले हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बच्चा बहुत परेशान रहता है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बॉन्ड एंगल वेरिएशन कैसे देखते हैं, है ना। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगी भी सही और साथ साथ उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि आप बॉन्ड एंगल का बताइए कि बॉन्ड एंगल कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मतलब जो इसने दे रखा है कि इसका बॉन्ड एंगल से बड़ा है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, हमें वो चेक करना है, राइट। अब इसमें आप ये वाली चीजें देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला केस ए वाला, इसमें आप देख रहे हैं वी आर हैविंग ओनली ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना। तो हमारे पास सिर्फ कौन प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज प्रेजेंट है। यहां पर भी मेरे पास ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है और क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। एक बार ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ गया फिर हम अपना जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही स्टडी करते हैं कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को हम लोगों को कैसे डील करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अगर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कोई तरीका नहीं है। मतलब जैसे आप CN या निकालते हैं या स्टेरिक नंबर निकालते हैं, करते हैं हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, इस फॉर्मूले से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो आप ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ये सारे फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए जो कॉन्सेप्ट लगता है बच्चे वो होता है एक्सटेंशन ऑफ बेंस रूल, ऑफ बेंस रूल। अब ये हमें क्या एक्सटेंशन ऑफ बेंस रूल क्या है और उसे हमें कैसे यूज करना है। देखिए, बेंस रूल का एक्सटेंशन ये कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीजेस p कैरेक्टर इन द बॉन्ड इट इज अटैच्ड। ये जिस भी बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगेगा वो उस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज p कैरेक्टर को क्या कर देगा बेटा, इंक्रीज कर देगा। क्या मतलब है कहने का, थोड़ा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्पीशीज है जैसे SO, फ्लोरीन, फ्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने लेट्स से क्लोरीन, क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, अब देखने को तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भैया ये वाला बॉन्ड लेंथ बताइए, ये L1 है, ये वाला बॉन्ड लेंथ है L2। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए मुझे L1 बड़ा है या L2 बड़ा है। तो आप कहेंगे मैम ये तो दोनों ही डबल बॉन्ड है, L1 भी डबल बॉन्ड है, L2 भी डबल बॉन्ड है, दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम हो जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे, बिल्कुल गलत सोच रहे, दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां एक एलिमेंट लगा है फ्लोरीन और यहां लगा है क्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, है ना। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन लगा है ना बच्चे, ये अपने बॉन्ड में, मतलब कौन सा बॉन्ड, जिस बॉन्ड में ये प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस वाले बॉन्ड की, ये वाला जो बॉन्ड है फ्लोरीन का, ये वाला, इस बॉन्ड में ये फ्लोरीन क्या करेगा, जैसे बेंस रूल कह रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने बॉन्ड में परसेंटेज p कैरेक्टर बढ़ा देता है, तो यहाँ पे अपने इन बॉन्ड्स में परसेंटेज p कैरेक्टर को बच्चे बढ़ा देगा। अब टोटल हाइब्रिडाइजेशन तो है ना भाई, इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 कुछ, तो परसेंटेज S और परसेंटेज p कैरेक्टर फिक्स्ड होता है। अगर किसी एक बॉन्ड में परसेंटेज b बड़ा है बेटा तो किसी दूसरे बॉन्ड में परसेंटेज p कम हो जाएगा, है ना, मतलब कॉम्पनसेट होगा ना। तो अगर ये दोनों SF बॉन्ड में परसेंटेज p कैरेक्टर बड़ा है, इसका क्लियर इंडिकेशन जाता है कि SO बॉन्ड में परसेंटेज p कम हो जाएगा। और अगर SO बॉन्ड में परसेंटेज p कम हो गया मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि SO बॉन्ड में परसेंटेज S बढ़ जाएगा। आप समझ रहे, बैलेंसिंग चल रही है। अगर एक जगह p बढ़ा तो दूसरी जगह p कम हो गया, अगर p कम हुआ मतलब S बढ़ गया। बात समझ आई। तो ये जो SO बॉन्ड है SOF2 में, वहां पे फ्लोरीन के लगने की वजह से परसेंटेज S कैरेक्टर इंक्रीज हो गया
और परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से क्या हुआ है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा आप ये बताइए। जब एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक आइडिया ले लेते हैं, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ कितना होता है 50% होता है, यहाँ कितना होता है 33% होता है, यहाँ कितना होता है 25% होता है, राइट। तो यहां से यहां जब मैं जा रही हूं बेटा, तो मेरा परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, sp के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, सब जानते हैं, sp3 के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा है बच्चे, तो बॉन्ड लेंथ को क्या फर्क पड़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है ना, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, साथ साथ बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। ये बात क्लियर हो रही है सबको कि ये मुझे कैसे आइडिया लगा, ऐसा कैसा हो रहा है, ये मैंने ऐसे आइडिया लगाया कि भैया sp मतलब क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज मतलब जैसे ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज होता है, sp2 मतलब जैसे एल्कीन बात करते हैं तो sp2 मतलब डबल बॉन्ड sp2, और sp3 मतलब व्हाट, सिंगल बॉन्ड, है ना। तो यहां से यहां जब मैं जाती हूं तो मेरा बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चे, बढ़ जाता है। तो मैंने ऐसे आइडिया लगाया कि मेरा परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा तो मेरा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया है बच्चे, तो बॉन्ड लेंथ को क्या फर्क पड़ेगा, जस्ट ऑपोजिट है। अभी हमने पता करा परसेंटेज एस एंड बॉन्ड लेंथ और ऑपोजिट टू ईच अदर, तो परसेंटेज एस बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो L1 और L2 में फर्क आएगा, और वो फर्क क्या आएगा कि बॉन्ड एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो L1 हैज टू बी लेसर देन L2, राइट। तो जो भी बच्चा ये कह रहा था कि मैम L1 L2 बराबर होगा, वो गलत कर रहा है। बात समझ आई। तो ये है मेरा एक्सटेंशन ऑफ बेंस रूल। अब आप कहेंगे मैडम ये बात तो ठीक समझ आ गई, अब ये बताया जाए कि इससे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को कैसे डील करना है ना। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है NO2, ठीक है। देखिए NO2 इस तरीके से होता है, मुझे नहीं पता अभी NO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे, राइट, आई डोंट नो। अगर ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज कर जाता है, लेट्स से इफ हाइब्रिडाइज्ड, अगर ये इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, अगर हाइब्रिडाइज हो जाता है, तो आप देखेंगे इस नाइट्रोजन ने एक सिंगल बॉन्ड यहां बनाया, ठीक है। मैं दूसरे मार्कर से दिखाती हूँ, इन केस आप लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है, तो आप यहां से देख सकते हैं एक बार। लेट्स से, हाँ, आप ये देखिए एक सिंगल बॉन्ड ये है बच्चे, एक सिंगल बॉन्ड ये है। अगर ये हाइब्रिडाइज कर गया तो ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, तो देन इन दैट केस इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये सिंगल बॉन्ड वाला, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, और ये भी हाइब्रिडाइज कर गया तो ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp2। और अगर ये हाइब्रिडाइज नहीं करता, इफ odd electron is not present in hybrid orbital, तो क्या होगा, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चे, इसका ये ऑड इलेक्ट्रॉन फिर p में चला जाएगा। इन दैट केस आप देख सकते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी मेरी, है ना। तो NO2 में 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, एक sp2 और एक sp। नाउ वी हैव टू चेक कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या sp है। ये मैं कैसे चेक करूंगी, ये मैं चेक करूंगी बेंस रूल के बेसिस पे। कैसे, देखिए जरा, NO2 में आप मुझे बताइए नाइट्रोजन जो है वो किससे जुड़ा है बच्चे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखिए फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव मानेंगे, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकंड मोस्ट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हो गया। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से नाइट्रोजन और N का जो बॉन्ड है वहां पे परसेंटेज P कैरेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा, राइट, बेंस रूल के बेसिस पे। परसेंटेज P अगर यहां बढ़ा तो इस ऑर्बिटल में जैसे हमने कहा परसेंटेज P कम हो जाएगा, परसेंटेज P कम हुआ तो इन ऑर्बिटल में परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये बात समझ आई। तो ये जो NO2 का ऑर्बिटल है जिसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस ऑर्बिटल में परसेंटेज S बढ़ गया। अब इतना समझेंगे कि जैसे जैसे परसेंटेज S ऑर्बिटल बढ़ता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेट्स मोर टाइम टू स्पेंड विद न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी लो होती है,
हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब मैंने ये क्या बोला, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली। देखिए, जो s ऑर्बिटल होता है बेटा वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है ना। तो अगर s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल है तो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस आप मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है ना। हर इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है या फिर उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है जहां परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होता है। इलेक्ट्रॉन इज वेरी हैप्पी टू बी इन द ऑर्बिटल जहां पे s कैरेक्टर ज्यादा है। ऐसा क्यों? उसको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसको बहुत अट्रैक्शन फील हो रही होती है न्यूक्लियस से। जैसे आप जान रहे हैं ना, p ऑर्बिटल को देखिए बेटा, p ऑर्बिटल ऐसा होता है। तो p ऑर्बिटल का अगर न्यूक्लियस यहाँ पर है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उसी को बस न्यूक्लियस के पास अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाता है न्यूक्लियस से, उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, उसकी स्टेबिलिटी कम होने लगती है, उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब न्यूक्लियर फोर्स उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन उसके ऊपर क्या हो रहा है बच्चे, कम हो रहा है ना। लेकिन ये चीज एस में नहीं होती। एस क्योंकि न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पर है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमे वो न्यूक्लियस के पास है। तो हमेशा मेरा इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं उस ऑर्बिटल में रहूं जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा हो। तो जैसे ही ऑक्सीजन की वजह से इन बॉन्ड्स पे पी कैरेक्टर बढ़ा, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत स्टेबिलिटी आने लगी इसके अंदर कि भैया मेरे ऑर्बिटल के अंदर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। और जैसे ही इसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, ये ऑर्बिटल अपनी एनर्जी लो करता है, क्योंकि केमिस्ट्री का उसूल है ना, मोर इज द स्टेबिलिटी लोअर इज द एनर्जी। तो ये ऑर्बिटल को अच्छा लगता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टेबिलिटी आती है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कराता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का केस है कभी भी जिस ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ऑर्बिटल में अगर आप परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा दें तो वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाता है। ठीक है, एक बार मैंने क्या बोला, दोहराओ फिर से। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा दो, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करने लगता है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेगा। जैसे ही ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करा, मेरे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। हाइब्रिडाइजेशन तुरंत क्या हो गई, sp2। बात समझ आई? तो NO2 sp नहीं होता, NO2 sp2 होता है। बात क्लियर हुई बच्चा? वेरी गुड। तो इसी तरीके से हमें देखना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और देती हूं मैं, हमारे पास है CH3 रेडिकल एंड CF3 रेडिकल। अब आप समझ गए हैं तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। देखिए CF3 रेडिकल है, आपको पता है फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शाबाश। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, अपना p कैरेक्टर, इन बॉन्ड्स पे परसेंटेज p बढ़ जाएगा। तो जिस ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां p कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो इस ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, शाबाश। तो जैसे ही ऑर्बिटल में वो s कैरेक्टर बढ़ता है, ये किस में चला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हुआ और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हैं जिसने सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो CF3 में टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं बच्चा अपने पास, 4। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3। तो CF3 रेडिकल हमारा क्या है, sp3। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। अब यही चीज CH3 में देखिए, बताइए CH3 में क्या होगा, क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं। तो क्या ये p कैरेक्टर बढ़ाएगा, नहीं। तो क्या ऑर्बिटल जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां s कैरेक्टर बढ़ा, नहीं। तो क्या ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेगा, नहीं। तो ये जो हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन है ये विल नॉट हाइब्रिडाइज्ड, और ये हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। तो ये किस में रहना चाहेगा, 2p में रहना चाहेगा। तो सिर्फ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए अपने पास, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चे, sp2। तो CH3 रेडिकल sp2 हो गया, CF3 रेडिकल sp3 हो गया। क्लियर हुई बात, शाबाश। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। हमारा सवाल क्या है मैडम, बातें तो बहुत होगी, सवाल देखिए। सवाल कह रहा है बॉन्ड एंगल बताइए कि ऑर्डर क्या है। अब भी मैंने जस्ट डिस्कस किया कि CH3 रेडिकल अपना क्या है, sp2,
CF3 रेडिकल अपना क्या है, sp3। ठीक, CH3 माइनस क्या होता है, देखिए CH3 माइनस कोई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है, CH3 माइनस तो ऐसे ही निकाल लो, कैसे, आप स्टेरिक नंबर निकाल लो, इसका क्या आएगा, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, ठीक है। मोनोवेलेंट एटम कार्बन हाइड्रोजन कितने अटैच है, 3 अटैच है, नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 है, तो हाफ प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 कितना हुआ बेटा, 4 प्लस 3 7 प्लस 8 का हाफ 4 हुआ, 4 मतलब sp3, तो ये sp3 हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, मैं स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला लगा रही हूँ, हाफ v प्लस m माइनस सी प्लस ए, राइट। तो जिन जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता वो केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो देख सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं CH3 प्लस की बात कर लेते हैं। CH3 प्लस में क्या होगा, फिर से हाफ, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 मोनोवेलेंट, -1 का चार्ज, तो 6 का हाफ 3 हुआ, मतलब ये sp2 हो गया, ठीक है। CH4 तो अपन को पता है sp3 होता है, CF4 भी हमें पता है sp3 होता है ना, मीथेन sp3 होता है, और CH3 अभी बताया रेडिकल क्या है, sp2 है। तो हाइब्रिडाइजेशन पता कर ली तो बॉन्ड एंगल तो पता हो ही सकता है, कैसे भैया, sp3 का बॉन्ड एंगल आइडल 109.8 होता है और sp2 का बॉन्ड एंगल आइडल 120 होता है ना बच्चा, तो बता 120 का बॉन्ड एंगल बड़ा होगा 109.8 से, मैडम जी यस, बिल्कुल करेक्ट बात। sp3 और sp2, क्या sp3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है sp2 से, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। sp3 बॉन्ड एंगल तो सेम होगा, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई है ना। sp3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है sp2 से, नहीं, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, राइट। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूं, बट वो क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई करेंगे और बताएंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। फिर हम अगले एपिसोड में जैसे हम करते हैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, राइट। आई होप आपको ये सवाल समझ आया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फॉर योर होमवर्क। तो दिस इज द क्वेश्चन विच इज फॉर योर होमवर्क। आप इसे एक बार देखिए, बताइए कि कैसे करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो आप ये बस देखकर बताएंगे कौन सी पैरामैग्नेटिक है। आपको पता होना चाहिए पैरामैग्नेटिक वो स्पीशीज होती है जिनके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी यूज होंगे, साथ में शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको एमओटी का भी यूज करना पड़े, तो उसे यूज करिएगा। प्लीज बताएगा करेक्ट आंसर क्या है। फिर इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट एपिसोड, एज हम हर बार करते हैं, हम इस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए अब समय होता है उस क्वेश्चन का जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था फॉर द होमवर्क। एंड लास्ट एपिसोड हम लोग कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो क्वेश्चन देखते हैं क्या था। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया हो और सही आंसर निकाला हो। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई गेव यू इन द लास्ट एपिसोड। ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ईजीएस्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पास्ट ईयर में आया है, जेई में भी और नीट में, राइट। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस पर्टिकुलर रिएक्शन का 10⁻13 है। इस रिएक्शन का E0 बताइए, राइट। सबसे पहले बच्चे, अगर आपको ये जो रिएक्शन इसने क्वेश्चन में दे रखा है 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2 गैस प्लस 2 OH माइनस, इस रिएक्शन का मुझे E0 बताना है ना। मुझे नहीं पता इसका E0 क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे एक रिएक्शन क्या दिया है, वो रिएक्शन क्या है, H प्लस एंड OH माइनस वाला है ना। तो सबसे पहले एक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्योंकि मुझे इस रिएक्शन का E0 बताना है तो मैंने इसे एक सेल मान लिया। बट आप देख रहे हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, मतलब ये बेसिकली एक रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड है। तो अगर रिडक्शन है मतलब मैंने इसे कैथोड माना, ठीक है। तो कैथोड पे अगर ये रिएक्शन हो रही है तो बच्चे एनोड पे भी कोई ना कोई रिएक्शन होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं खाली रिडक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन में एक जगह रिडक्शन होती है तो ऑक्सीडेशन भी साथ साथ होगी। एनोडिक रिएक्शन क्या है ये आपको खुद से सोचना है, ठीक है। आपको कैसे सोचना है ताकि आपका जो नेट रिएक्शन है वो ये वाला हो जाए, H प्लस एंड OH माइनस गिव वाटर वाला, ये या फिर इसका रिवर्स। क्योंकि आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है ना, तो आपको नेट रिएक्शन ये वाली चाहिए।
तो अगर मुझे नेट रिएक्शन ये चाहिए तो मुझे वाटर भी चाहिए, मुझे OH माइनस भी चाहिए, मुझे H2 नहीं चाहिए। तो मैं एनोड में एक ऐसा रिएक्शन लेती हूँ जिसमें H2 है वो कैंसिल हो जाए और H प्लस आ जाए, क्योंकि नेट रिएक्शन में मुझे H प्लस चाहिए। तो ऐसा कौन सा एनोडिक हाफ सेल में ले, सोचो सोचो सोचो, ले सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बनो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन करा दा बच्चे। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, H2 गैस हमें क्या देगा, 2H प्लस आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही हो जाएगा। ठीक, अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो आपको पता होता है कि वो क्या होता है, ई नॉट वैल्यू 0 होता है, तो है ना, हम इसी को यूज करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट वैल्यू हम यहां से पता करेंगे कि ये क्या होता है, इसका तो ई नॉट 0 है। अब इसे नेट सेल बनाओ, देखो क्या बनेगा। अब देखेंगे H2 कैंसिल हो जाएगा, 2 वाटर लिक्विड जो है वो हमें दे देगा 2H प्लस आयंस प्लस 2OH माइनस आयंस, राइट। इस सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, बट क्योंकि ये सेल ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम है, तो एट इक्विलिब्रियम मतलब ई सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, 0 कर सकते हैं। ई सेल को 0 करते ही ई नॉट ऑफ सेल बन जाएगा 0.059। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन देखा हो तो इसने आपको बोला है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग 0.059 आप 0.066 यूज करिए। तो मैं यही यूज करूंगी, 0.066 डिवाइडेड बाय n। इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल करे बच्चे हम लोगों ने, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करे, 2 log K इक्विलिब्रियम, है ना। बट ये जो K इक्विलिब्रियम है बच्चे, उसमें H प्लस एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर आएगा। वाई, क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, राइट। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे क्वेश्चन में दिया है वो किस रिएक्शन का है, मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है बच्चे। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ जो ट्रिक है जो आप गलत कर सकते हो वो ये है कि मेरा जो ये वाला रिएक्शन है बेटा, इसका जब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगी वो होगा H2O का कॉन्सेंट्रेशन, जिसको तो मैं 1 लूंगी क्योंकि वो लिक्विड है, डिवाइडेड बाय H प्लस एंड OH माइनस, है ना। इसको तो हम लोग 1 ले लेंगे। ये बच्चा हमें सवाल में 10⁻13 दे रखा है, तो H प्लस इंटू OH माइनस का वैल्यू मुझे कितना दे रखा है, एक्चुअली H प्लस इंटू OH माइनस का वैल्यू मुझे 1/10⁻13 मतलब 10⁻13 दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाला वैल्यू को यहां यूज करूं बेटा तो क्या बनेगा, ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा 0.066/2 log 10⁻13 का स्क्वायर आएगा, है ना। बस ये वाला छोटा सा ट्रिक था जो हो सकता है आप लोगों से स्किप हो गया हो, तो ये चीज आपको स्किप नहीं करनी, राइट। तो देखिए ये हो जाएगा log 10, और log 10 तो 1 होता है, इसको 1 कर दीजिए। आंसर क्या आएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चे आंसर आ जाएगा -0.858, -0.858। मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं और ये आपको हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज हमारी वीडियोस को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।